learners, welcome back to Abid Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abid Shiksha. So let us begin. आज के जो important articles है वो है first 99 cities recorded poor air quality after दीपावली के बाद जो crackers burn हुए उसके बाद जो है हमारा 99 शहरों में poor quality है and Delhi being the one of the hubs of poor quality air, वहाँ पर तो और भी ज़्यादा conditions जो है वो ख़राब है. So this is the first news. Second is India spells out finance need for biodiversity conservation. Conservation for biodiversity ये एक CBD एक आपका एक फोरम है, प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में बात करते हैं. और इसका जो COP16 है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का 16 मीट जो है ये कोलंबिया में हो रहा है. तो वहाँ पर हमारा क्या डिमांड्स है, वी आर गोइंग टू पुट फॉरवर्ड दैट. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यूएन का जो हमारा अर्थ समिट हुआ था, रियो समिट, उसके बाद 3 जो कॉन्फ्रेंसेस हुए थे उनमें से जो मेजर वन ऑफ द मेजर वन इज़ दिस कॉन्फ्रेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का जो कॉन्फ्रेंस है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये अभी होने वाला है, एवरी 2 years के बाद होता है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है. सिकनेस अफॉर्मिटी आर ग्राउंड फॉर बेल इन PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में. अगर आप बीमार हैं, अगर आप काफ़ी लंबे समय से जो है बीमार है, तो आपको जो है बेल दिया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड PMLA एक्ट के बारे में हमें जानना होगा. एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज़ बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है वो न्यूज़ में आया, बिकॉज यहाँ पर क्या हुआ है, एलिफेंट डेथ्स जो है वो रिकॉर्ड किए गए. सो दिस आर 4 important न्यूज़. लेट अस try to understand and analyze each of the important news. ठीक है. So if you are preparing for your TET-CUM recruitment test, then हमारे पास ये पूरा एक comprehensive course है जो कि अभी चल रहा है, and it is being liked by all the students of ours, and you can definitely join in. The questions that we give, the material that we give are standard quality materials, and बहुत मतलब कॉमन आ जाते हैं. ठीक है. सो यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन इन द कोर्स. लाइव सेशन, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल्स, रिकॉर्डेड वीडियो सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा. प्राइस इज ऑल्सो वेरी मिनिमल. ओके. सो लेट अस बिगिन. पहला जो है, पहला न्यूज़ है आज का आपका फर्स्ट न्यूज़ है कि 99 सिटीज़ जो है ना, यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स देखा गया, पुअर से वेरी पुअर जो है यहाँ पर रेटिंग जो है मिल रहा है. एयर क्वालिटी, अगर आपका एयर क्वालिटी आपके आसपास वाले जगह का, इफ़ यू सर्च ऑन गूगल आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स नियर बाय यू, देन यू विल गेट दी रेटिंग्स. ठीक है. आपको पूरा रेटिंग का जो है वो चार्ट मिल जाएगा. सो अगर आपका रेटिंग्स जो है ये एयर क्वालिटी अगर 200 से अबव है, ठीक है, अगर 200 से अबव है, दैट मीन्स आप जो है बहुत पुअर एयर क्वालिटी में रहते हैं. जैसे अगर आप नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे ज़्यादातर वो 200 से नीचे रहता है. एंड आपको ग्रीन कलर जो है वो उससे कलर कोडिंग होता है कि ग्रीन, रेड, ऑरेंज, इस टाइप से ग्रीन, ऑरेंज, रेड इस टाइप से कलरिंग जो है वो किया रहता है. येलो भी रहता है. तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो ज़्यादातर ग्रीन रहता है, बिकॉज ऑफ द लेसर इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट ऑन द एरिया. बट इफ़ यू लुक एट लेट्स से गाज़ियाबाद और दिल्ली और से मेरठ और से एनी इंडस्ट्रियल रीजन फॉर दैट मैटर, यू विल सी अ वेरी बिग अपटिक, या फिर एक रेड कलर में आपको देखने को मिलेगा. तो दिल्ली के आसपास वाले रीजन एंड बहुत सारे आसपास वाले जैसे गाज़ियाबाद हो गया, मेरठ हो गया, यहाँ पर जो है आपको वेरी पुअर एयर क्वालिटी देखने को मिलेगा. 300 से अबव, अगर 200 से अबव जाएंगे, दैट मीन्स यू आर फेसिंग पुअर एयर क्वालिटी, यू आर फीलिंग द पुअर एयर क्वालिटी. एंड अगर वो 300 से अगर अबव हो गया तो ये वेरी पुअर क्वालिटी हो जाएगा. जैसे हरियाणा के अंबाला है, वहाँ पर फायर क्रैकर बैन था, बट वहाँ पे भी फोड़ा गया. 367 हो गया अंबाला का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 367 अबव वेरी पुअर एयर क्वालिटी. ठीक है. वेरी पुअर एयर क्वालिटी इंडेक्स से भी ऊपर हो गया. दिल्ली का 339 है. ठीक है. इसी तरीके से दीपावली में जब बर्निंग क्रैकर्स हुआ, जब क्रैकर्स बर्न के उसके बाद से काफ़ी सीरियस जो है ये सीरियसली जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया. ठीक है. तो यहाँ पर अगर आप देखें कि थर्सडे बहुत सारे सिटीज़ पे जो है पुअर और वेरी पुअर रेटिंग देखने को मिला. दिल्ली जो है वहाँ पर अंबाला, गाज़ियाबाद, मेरठ, ठीक है, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, या सब में मतलब आपको देखने को मिलेगा. नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर देखने को मिलेगा. और बिगर सिटीज़ है जैसे कि कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, यहाँ पर मॉडरेट जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स आपको देखने को मिलेगा. ठीक है. पर नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर ड्यू टू बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा पुअर एयर क्वालिटी हमें देखने को मिल रहा है. ठीक है.
तो यहाँ पर उस दिन में हम लोगों ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में डिस्कस किया था, आज फिर से हम लोग करेंगे। ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है। 2019 में इसको लाया गया था। इसका बेस लेवल है 2017, मतलब आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी जो है आपको 2017 का जो लेवल है उस लेवल तक मैच करना होगा, इसीलिए बेस लेवल हम लोग मानते हैं। मतलब क्या होना चाहिए, अभी जैसे बेस लेवल हम चाहे तो 2014 का भी ले सकते हैं, लेकिन 2014 का एयर क्वालिटी इज वर्स्ट, ठीक है, वर्स्ट है इतने सालों में। 2014 का वन ऑफ द वर्स्ट एयर क्वालिटी है, राइट। तो हमें बेस ऐसा रखना चाहिए कि मतलब वहाँ उस समय उतनी बारिश भी ना हुई हो, उतना मॉडरेशन में अगर जो रहे उसको हम बेस मानते हैं। या फिर जैसे 2017 पास भी है बट इतना भी पास नहीं है, राइट, 6-7 साल हो गए, तो आप 2017 के लेवल को मैच करना चाहेंगे, तो इसीलिए इसको 2019 में लाया गया था और अभी तक इसको हम इम्प्लीमेंट करा रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम एफर्ट था कि जब हम लोग नेशनल फ्रेमवर्क बनाना चाहते थे और हम लोग पहली बार इसको टाइम बाउंड मैनर में करना चाहते थे। मतलब आपने देखा होगा कि हमने बेस ईयर एक बनाया है और उसको हम लोग टाइम बाउंड जो है मैनर में इसको हम कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट काम था, मैंने आप लोगों को सिखाया था कि यहाँ पर क्या है, अटेनमेंट सिटीज़ एंड नॉन अटेनमेंट सिटीज़, इसके ये दो थे। जैसे अगर आपको कोई एक स्टैंडर्ड दिया गया है, अगर आपने उसको अटेन कर लिया देन यू आर एन अटेन सिटी, आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स इज वेल एंड गुड। But if you are being given a target and you have not achieved it, that means you come under the non attainment category, आप जो है non attainment category के अंतर्गत आ जाते हैं। और आपको अब क्या करना होगा, जो नेशनल एयर एम्बिएंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है उसके जो भी प्रोविजंस है उसको फॉलो करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको एक स्टैंडर्ड दिया जाएगा नेक्स्ट, ठीक है, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ये स्टैंडर्ड्स जो है अगर आप अटेन कर पाए दैट मीन्स यू आर एन अटेन सिटी, अगर आप ये स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर पाए दैट मीन्स यू आर अ नॉन अटेनमेंट सिटी। क्लियर, 5 साल के अंदर अंदर आप लोगों को ये स्टैंडर्ड को मीट करना होगा। नेक्स्ट आर स्टैंडर्ड फॉर एम्बिएंट क्वालिटी विथ रेफरेंस टू वेरियस आइडेंटिफाइड पॉल्यूटेंट्स। बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स को आइडेंटिफाई किया है जो कि आपके एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट का जो है 1981 के, उसके तहत जो है बहुत सारा पॉल्यूटेंट्स को जो है यहाँ पर पॉल्यूटेंट्स को जो है आइडेंटिफाई किया गया है, जैसे कि PM10, PM2.5, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, ओजोन, लेड, बेंजीन, बेंजोपाइरिन, आर्सेनिक एंड निकल। ये सारे जो आपके वो पॉल्यूटेंट्स है जो कि नेक्स्ट के अंतर्गत जो है इनको आइडेंटिफाई किया गया है एंड इनको हमें रिड्यूस करने की ज़रूरत है अंडर दिस नेक्स्ट, ठीक है। तो अगेन नेक्स्ट स्टैंडर्ड है, CPCB जो है आपको अटेन करने की बोलेंगे, अगर आपने अटेन कर लिया दैट मीन्स यू आर अंडर अटेन सिटी, आपका एयर क्वालिटी इज गुड। अगर आपने अटेन नहीं किया दैट मीन्स आप नॉन अटेनमेंट है और आपको जो है आपका एयर क्वालिटी को अच्छा करना होगा। ये सब जो है पोल्यूटेंट्स है इसको रिड्यूस करना होगा, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा, लास्ट क्लास में भी एक बार समझा था, इस बार भी एक और बार समझा दिया, ठीक है। ये एक चीज़ याद रखिएगा, ठीक है, एक चीज़ जो इसमें स्टूडेंट सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होता है वो है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये वाटर एक्ट के तहत बना था, ठीक है, ये वाटर एक्ट के तहत बना था। ये एयर एक्ट के, हमें लगता है ना कि पोल्यूशन कंट्रोल है तो मे बी एयर से होता है, लेकिन एयर एक्ट के तहत नहीं बना था, ये वाटर एक्ट 1974 के तहत जो है इसको बनाया गया था, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को बनाया गया था, ठीक है, वाटर एक्ट के तहत। क्लियर। सो नेक्स्ट है कि यहाँ पर क्या है, हम बायोडाइवर्सिटी जो है इसको कंजर्व करना चाहते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में जो है हमारा मेन जो फोकस रहेगा या फिर मेन जो हमारा फोकस क्या है कि बायोडाइवर्सिटी जो है उसको कंजर्व हमें करना है। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने के लिए UNFCCC UN का जो मीट हुआ था रियो समिट, ठीक है, रियो समिट जो है वो रियो समिट हुआ था, अर्थ समिट भी हम कहते हैं उसको। रियो समिट में 3 मेजर जो है आपके डिसीजंस लिए गए थे, ठीक है, 3 फ्रेमवर्क बनाए गए थे। एक था आपका UNFCCC क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए, UN फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज, मतलब क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल करने के लिए UNCBD कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और एक और फ्रेमवर्क बनाया था UNCCD कंट्रोल ऑफ डेजर्टिफिकेशन, लैंड डेजर्टिफिकेशन के लिए। ये 3 जो फ्रेमवर्क है ये बनाया गया था, एक आपका क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, एक आपका बायोडाइवर्सिटी को कंजर्वेशन करने के लिए, और एक था आपका डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए। तो इसमें जो UNCBD है उसका मीटिंग अभी कोलंबिया में होने वाला है। तो हम बिकॉज वी आर देखिए 2 टाइप की कंट्रीज होती है, ठीक है, मतलब जो कि 2 सेट्स ऑफ कंट्रीज है, एक डेवलप्ड है एक डेवलपिंग है।
डेवलप्ड है और डेवलपिंग है। तो डेवलपिंग कंट्रीज जो है, बिकॉज ये क्या हुआ कि पहले से ही हिस्टोरिकली अगर आप देखें, वी हैव बीन कॉलोनियलाइज जो है हमारे ऊपर हुआ है, हमें लूटा गया है, एंड वी वेर नॉट गिवन द इक्वल चांस, जो कि आपके कॉलोनाइजर्स या फिर जो बड़े डेवलप्ड कंट्री है उनके पास जो चांस था वो चांस उनने हमारे से छीन लिया है, एंड जस्ट हमें मतलब उन्होंने क्या किया है, हमें दबा के तो रखा ही रखा, बल्कि हमारे नेचर को भी उन्होंने डिस्ट्रॉय किया है। और उन्होंने सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उन्होंने अपना कर लिया और सारा नेचर को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। जब से स्पिनिंग जेनी मतलब इन्वेंट किया गया था इन यूके, और उसके बाद से अभी तक जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है उसमें अगर आप देखेंगे तो किसने सबसे ज़्यादा अपना खुद को डेवलपमेंट किया? ऑलवेज दी वेस्टर्न कंट्रीज, जो अभी खुद इंडस्ट्रियलाइज होकर बैठे हैं एंड हमें ज्ञान देते हैं कि आपको ये करना चाहिए। लेकिन असली में हु शुड बी रिस्पॉन्सिबल? रिस्पॉन्सिबिलिटी किनको लेनी चाहिए? जिन्होंने अपना डेवलपमेंट कर लिया है। हम तो भैया 200 साल से गुलामी कर रहे थे, हमने कब अपना डेवलपमेंट किया? आप आए हमारे देश में, आपने हमें लूटा, आपने हमारे पूरे नेचर को डिस्ट्रॉय किया है, आपने यहाँ पे डेवलपमेंट लाने की कोशिश की है, यहाँ पे से लूट मचाने की कोशिश की है, एंड नॉट जस्ट इंडिया, ओके, ऑल दीज ईस्ट एशियन कंट्रीज, बी इट थाईलैंड, वियतनाम, एनी कंट्री फॉर दैट मैटर, फिलीपींस, ठीक है, ये सब जगह में, एंड ऑल द करेबियन कंट्रीज, ऑल द अफ्रीकन कंट्रीज, ये सब साउथ एशियन कंट्रीज विच इंक्लूड्स योर बांग्लादेश, योर म्यांमार, योर श्रीलंका, ये सारे कंट्रीज, ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, इसका कॉन्सेप्ट भी इन्होंने लाया है। तो ये जो डेवलपमेंट का पूरा फंडा है वो उन्होंने अपने आप में कर लिया, इंडस्ट्रियलाइज वो खुद हो गए, उन्होंने पैसे कमा लिए, नाउ दे वांट अस कि हम भी कंजर्वेशन उसी लेवल पे करें। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या दिक्कत है? वी आर नॉट डेवलप्ड कंट्री लाइक दैम, वी डोंट हैव मनी लाइक दैम, वी आर नॉट इंडस्ट्रियलाइज्ड लाइक दैम, बिकॉज दे डिड देयर डेवलपमेंट 200 years ago। हम तो बाद में खेल में आए ना, चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ठीक है, ये सारी कंट्रीज तो बाद में आए। तो यहाँ पर ये दोनों के बीच में जो है, मतलब दोनों की डेवलपिंग कंट्रीज़ कहती है कि हम नहीं करेंगे, हम तो अभी डेवलप होना ही चाहते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ कहती है कि नहीं, आप तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं, अभी हमें रोकना चाहिए। तो इन दोनों के बीच में जो है ये फ्रेमवर्क को लाया गया है, जहाँ पर हम CBD, दैट मीन्स हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहते हैं। बायोडाइवर्सिटी, बिकॉज देखिए डेवलपमेंट होगा तो बायोडाइवर्सिटी तो लूटेगा ही, राइट। अगर आप फ्लाईओवर्स भी बनाना चाहते हैं, अभी रिसेंटली गुवाहाटी में जो फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, वो फ्लाईओवर्स के लिए क्या हो रहा है? पेड़ को काटा जा रहा है, इसीलिए तो प्रोटेस्ट हो रहा है कि आप बायोडाइवर्सिटी को, नेचर को किस तरीके से आप काट सकते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत ट्रिकी एक चीज़ है कि आपको डेवलपमेंट भी चाहिए, आपको बायोडाइवर्सिटी भी चाहिए, एंड यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस। तो इसीलिए ये जो फ्रेमवर्क है ये बायोडाइवर्सिटी के प्रोटेक्शन के लिए बात करता है। और यहाँ पर क्या है कि ये जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ का मैंने आपको इतना सारा स्टोरी समझाया, यहाँ पर क्यों? बिकॉज डेवलप्ड कंट्रीज़ का ये एक रूल है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ को डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए फंड्स देना होगा, ठीक है, फंड्स देना होगा। नाउ इंडिया कम्स इन डेवलपिंग कंट्रीज, चाइना कम्स इन डेवलपिंग कंट्रीज, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का पूरा कॉन्टिनेंट कम्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो यहाँ पर क्या है कि इंडिया जो है एक्सपेक्ट करता है कि 81,000 दिस इज 81 ऑलमोस्ट 82,000 करोड़ रुपीज़ जो है वो चाहिए होगा, ताकि मतलब 2025 से लेकर 2030 तक हमें चाहिए होगा, ताकि हम इन्वायरमेंट को कंजर्व कर सके, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सके, ठीक है। बिना इसके हम लोग जो है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व नहीं कर पाएंगे और हमारा बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, और उससे ज़्यादा हमें फाइनेंसिंग चाहिए होगा फ्रॉम दी डेवलप्ड कंट्रीज लाइक ऑल दी वेस्टर्न कंट्रीज, ठीक है। उसके बाद क्या है कि यहाँ पर हमने अपना जो है दिखाया, मतलब हमें अपना रिपोर्ट देना होता है कि हमने क्या क्या काम किए, हमने कितना डेवलपमेंट किया, हमें क्या क्या और काम चाहिए, और कितना, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉट ऑफ ग्राउंड needs to be covered in providing easy accessible means of implementation, that is financial resources, technology, capacity building needs। मतलब अगर आपको अच्छे तरीके से, क्लीन तरीके से अगर डेवलप करना है, सस्टेनेबल तरीके से, that means you need what? You need the technology, कैपेसिटी बिल्डिंग चाहिए आपको, टेक्नोलॉजी चाहिए, वो रिक्वायरमेंट है, लेकिन आपके पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप देख पाएंगे कि अगर डेवलपिंग कंट्रीज कहती है कि हम आपको पैसे दे देंगे, सुनिए यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है, डेवलपिंग कंट्रीज 2-4 कंट्रीज कहती है कि भैया हम तुमको पैसे दे देंगे, लेकिन पैसे लेके हम करेंगे क्या जब हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है? तो ये डेवलपिंग कंट्रीज फिर से डेवलप्ड कंट्रीज के पास जाती है कि हमें आप टेक्नोलॉजी दीजिए, तो उसका वो पैसा वो वापस ले लेते हैं, क्लियर। तो दिस इज
काइंड ऑफ अ साइकिल जो चलते रहता है और टेक्नोलॉजी ये सिर्फ देते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करते हैं। नेक्स्ट टाइम अगर आपको चाहिए होगा फिर से हमारे पास आइएगा, फिर से पैसे दीजिएगा। तो इस टाइप से ये साइकिल जो है ये मूव करते रहता है। दिस इज़ वेरी विशियस, ओके, वेरी वेरी विशियस। बहुत बहुत कुछ होता है, ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्या है सब, ये एक जानना है आपको, कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, कॉप अभी जो ये होने वाला है कोलंबिया में, कैली इन कोलंबिया, ये कॉप 16 होने वाला है, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 16। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी आप ऐसे समझ सकते हैं जहाँ पे मीटिंग हो रहा हो उसको हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 16 जो है ये अभी कोलंबिया में होने वाला है। इससे पहले जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुआ था 2022 में, वो हुआ था कुनमिंग मॉन्ट्रियल, ठीक है, दो कंट्रीज ने मिलके क्या था, हाफ ऑफ द मीटिंग वाज डन इन कुनमिंग, हाफ इन चाइना, हाफ ऑफ द मीटिंग वाज डन इन मॉन्ट्रियल इन कनाडा। तो कुनमिंग मॉन्ट्रियल, ये इस तरीके का एक ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी एक फ्रेमवर्क जो है वो लाया गया था, उसको इम्प्लीमेंट कराना है बाय 2030। ये हमारे कुछ गोल्स है, हम 2030 तक अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुनमिंग बायोडाइवर्सिटी के बारे में हमें जानना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले हम कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में समझ लेते हैं। ये जो CBD है ये क्या है, इसका ओरिजिन हुआ था, मैंने आपको जैसे बताया 1992 में, ठीक है, 1992 में हुआ था, और ये इस फोर्स में कब आया, 1993 में आया, ठीक है, रेटिफाई कर दिया, जितने नंबर ऑफ स्टेट्स है उन्होंने साइन कर दिया। इसके बाद ये एट प्ले आ गया, ठीक है। फर्स्ट सेशन हुआ था ये बहामास में हुआ था 1994 में, ठीक है। और सेक्रेटेरिएट कहाँ है, ये देखिए मॉन्ट्रियल कनाडा, कुनमिंग मॉन्ट्रियल जो है उसका मॉन्ट्रियल जो सिटी है कनाडा में, वहाँ पर हुआ था। रेटिफिकेशन जो है ये 196 कंट्रीज ने किया है, लेकिन एक कंट्री है जिन्होंने अभी तक इसको रेटिफाई नहीं किया है, और वही इस कंट्री सबसे ज़्यादा ज्ञान देता है ऑन टू कंजर्व द इन्वायरमेंट, टू कंजर्व द नेचर, टू कंजर्व द इकोलॉजी। गेस व्हाट, व्हिच कंट्री इज दैट? दैट इज नन अदर देन यूएसए ने अभी तक साइन नहीं किया है, लेकिन ज्ञान देने में वो सबसे आगे है, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने साइन नहीं किया, बाकी 196 कंट्रीज आर सिग्नेटरीज टू दिस, एंड ये जो है एक बाइंडिंग बन जाता है आपके लिए, बाइंडिंग एग्रीमेंट जो है ये बन जाता है, ठीक है। ये कन्वेंशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है। 15th कन्वेंशन जो है ये कहाँ पर हुआ था, कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, KMGBF, ठीक है। यहाँ पर जो है कुछ 4 गोल्स है, ठीक है, 4 गोल्स है एंड 23 टारगेट्स है। यहाँ पर ये जो फ्रेमवर्क है इसमें 4 गोल्स है और 23 टारगेट्स है, वो कब तक अचीव करना है हमें, 2030 तक। बट ये याद रखिएगा, दीज आर नॉट रूल्स, दीज आर नॉट मैंडेट्स, दीज आर जस्ट फ्रेमवर्क्स। ये फ्रेमवर्क्स है, ये जो बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है जो COP 15 में आया, दिस आर जस्ट फ्रेमवर्क, आपको फ्रेमवर्क दे देंगे, आपको ये करना है। दिस आर नॉट लीगली बाइंडिंग, ठीक है, आपके ऊपर लीगली कुछ भी लीगली आपके ऊपर एक्शन नहीं ले सकता, अगर आपने नहीं किया तो कोई भी आपके ऊपर एक्शन नहीं ले सकता, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और इसका जो है कुनमिंग चाइना में COP 15 हुआ था एंड मॉन्ट्रियल सिटी में भी हुआ था, तो वहाँ पर कुनमिंग डिक्लेरेशन जो है वो साइन किया गया और 100 कंट्रीज ने इसको साइन किया था कि हम ये जो गोल्स है, टारगेट्स है, इनको अचीव करने की कोशिश करेंगे, क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको UNFCCC कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज उसको समझना होगा, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसको जैसे मैंने आपको समझाया उसी तरीके से समझना होगा, एंड थर्ड एंड लास्ट वन इज कन्वेंशन ऑन योर कंट्रोलिंग डिजर्टिफिकेशन, ठीक है, डिजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए ये 3 जो है इनको आपको अंडरस्टैंड करना होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मैं इसको इनफ स्ट्रेस नहीं कर सकती कि कितना इंपॉर्टेंट है। आप अगर देखेंगे, आप लोग कोई भी पेपर उठाइए, वहाँ पर इन्वायरमेंट का 1-2 क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, स्पेशली इफ़ यू आर गिविंग द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, दिस टॉपिक इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इन्वायरमेंट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आपको शायद बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसीलिए ये सब टॉपिक्स के आप लोग खुद से नोट्स बनाएंगे एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से इनको कवर करिएगा, क्लियर। So we can move on to the next news. The next news is PMLA के ऊपर जो है न्यूज़ है कि अगर आप बीमार है, अगर आप सिक है, अगर आप इल है, बहुत समय से अगर आप इन्फर्म है, दैट मीन्स आपको जो है दिया जा सकता है बेल। PMLA क्या है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में क्या कहा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, मतलब आप ब्लैक मनी को वाइट में कर रहे हैं, मतलब आप पैसे जो है कहीं ना कहीं से चोरी करके आप जो है अपना खुद के गेन्स के लिए यूज कर रहे हैं, दैट इज व्हाट मनी लॉन्ड्रिंग बेसिकली इज। आप ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट इज मनी लॉन्ड्रिंग। और इसमें लॉस किसका होता है, अस टैक्स पेयर्स, जो हमारे फादर मदर है जो कि टैक्स भर रहे हैं, उनका सबसे ज़्यादा यहाँ पर लॉस होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या बोला है, सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर एक जजमेंट आया है जिसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे DY चंद्रचूड़ जी। उन्होंने कहा है कि अगर आप बहुत समय से बीमार है,
या फिर आप मतलब बीमार बहुत ज़्यादा है, यू नीड मेडिकल अटेंशन, आपको बेल दिया जा सकता है। यहाँ पर एक बात है हाँ कि पीएमएलए के अंदर अगर आपको बुक किया गया है या फिर आपको अरेस्ट किया गया है, यहाँ पर बेल मिलना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ऑलमोस्ट, ठीक है। मतलब दो ऐसे कंडीशंस है जिनको आपको फुलफिल करना होगा तभी आपको बेल मिलेगा, वरना मतलब एक्सेप्शनल अगर कोई केस है, ठीक है, तभी आपको बेल मिल सकता है। तो यहाँ पर 3 जज के एक जज बेंच बना था, उनमें से उन्होंने ये कहा है कि आपको अगर बीमार हो तो आपको ये जो आपको लीव है या फिर बेल है वो दिया जा सकता है। यहाँ पर केस किसके ऊपर है? अमर साधुराम मूलचंदानी, ये एक चेयरपर्सन थे सेवा विकास कोऑपरेटिव बैंक के। उनको सेक्शन 45(1) ऑफ पीएमएलए एक्ट के तहत जो है इनको अरेस्ट किया गया, यहाँ पर उनको जो है अरेस्ट किया गया था अंडर पीएमएलए एक्ट। बट यहाँ पर क्या है, बहुत दिनों से उनको कार्डियक जो है हेल्थ रिलेटेड इश्यूज जो है आ रहे थे, इसीलिए उनको क्या है स्पेशल कंडीशन पे उनको जो है बेल दिया जाने की यहाँ पर बात की जा रही थी, ठीक है। सेक्शन 40 में 45 जो है ना ऑफ पीएमएलए ये कवर करता है आपका बेल को, ठीक है, बेल से कवर करता है। क्लॉज 1 45 जो है वो बेल से डील करता है, लेकिन क्लॉज 1 45(1) क्या कहता है कि बहुत स्ट्रिंजेंट है यहाँ पर मतलब बेल मिलना, ठीक है। यहाँ पर क्या कहते हैं, बेल सिर्फ दो ही रीजन से मिल सकता है, ठीक है। बेल जो है आपको दो ही जो है, अगर 2 कंडीशंस है वो अगर सेटिस्फाई हो रहे तो ही आपको बेल जो है वो दिया जा सकता है। पहला है द अक्यूज्ड वुड गेट बेल only if the court was satisfied that there were reasonable ground for believing that they were not guilty। पहली बात देखिए कि बेल आपको तभी मिलेगा जब आपका जो कोर्ट है, जो कोर्ट जो डिसाइड कर रहा है, उनको लगे कि आप जो है आपने कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं किया। दैट मीन्स व्हाट, यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ इनोसेंट, और इनोसेंस प्रूव करने के लिए बहुत समय लग जाता है, ठीक है। पहला ग्राउंड ये है, और उसके बाद क्या है कि दूसरा ग्राउंड ये है कि द कोर्ट शुड बी सेटिस्फाइड दैट द अक्यूज्ड वुड नॉट कमिट एनी ऑफेंस व्हाइल आउट ऑन बेल। दूसरा ये कंडीशन है। ये 2 ट्विन कंडीशंस जो है मेक बेल टू गेट बेल इन पीएमएलए केस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क। एक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जो है ये टास्क हो जाता है, बिकॉज आपको दोनों में अपना इनोसेंस प्रूव करना है, ठीक है। हाउएवर द प्रोविजन ऑफ क्लॉज 1 अलाउज द कोर्ट द डिस्क्रिशन टू एग्जेम्प्ट people below 16 years, women and the sick, or you informed from this dual condition for bill providing humane relief। आपको लेकिन 45(1) में एक और क्लॉज ऐड किया गया है। आपको जो है बेल जो है वो मिल सकता है कुछ एकदम मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन, जैसे अगर आप बिलो 16 ईयर्स हैं, या फिर आप विमेन है, महिला है, प्रेग्नेंट महिला भी हो सकती है, या फिर आप बहुत बीमार है, सिक है, आपका कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा, जैसे इनके केस में इनको कार्डियक अरेस्ट टाइप आ रहा था तो इसीलिए इनको दे सकते हैं, या फिर जैसे कोविड के समय एकदम जेल भर गया है, कुछ बहुत डेडली बीमारी फैल रही है, दैट मीन्स आपको उस समय भी बेल दिया जा सकता है। बहुत ह्यूमन कंडीशन होना चाहिए तभी आपको बेल मिलेगा। इन दिस केस में क्या देखना है, मिस्टर मूलचंदानी जो है 67 ईयर्स हो गए, 1 साल उन्होंने जेल में काट भी लिया है। एट प्रेजेंट देयर इज वर्सनिंग कार्डियक फंक्शन एज कम्पेयर टू प्रीवियस रिपोर्ट्स। बहुत ख़राब जो है उनका हार्ट का जो हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, ठीक है, तो इसीलिए उनको मिल जाएगा। तो 2 कंडीशंस है जिसमें आपको बेल दिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि बेल मिलेगा नहीं, लेकिन बहुत टफ है आपको पीएमएलए के अंतर्गत जो है बेल मिलना इज़ वेरी वेरी टफ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फटाक से पीएमएलए के बारे में देख लेते हैं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है 2002 में लाया गया था, तो यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, और इसमें जो है ईडी आईबी वो जो है आपका जो पूरा जो भी है प्रॉपर्टी है उसको कॉन्फिस्केट करने का उनके पास पावर्स रहता है। इट एम्स टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग रिलेटेड इल एक्टिविटीज सच एज ड्रग ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग, टेररिज्म फाइनेंसिंग, इस सब में आपको जो है कॉम्बैट कर मतलब इसको रोकने का काम पीएमएलए के अंदर है। इसमें क्या है, पेनल्टीज जो है दिया जाता है, इसमें बहुत रिगरस इम्प्रिजनमेंट है और फाइन्स भी है, और साथ ही जो है आपको बहुत लंबा विदाउट बेल आपको जो है बहुत सालों सालों तक आप जेल में रहेंगे। बहुत रिगरस इसमें पनिशमेंट है, बहुत स्विफ्ट एक्शन जो है वो लिया जाता है, ठीक है। अटैचमेंट एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी, आपका जो प्रॉपर्टी है उसको पूरा कॉन्फिस्केट करके रखा जा सकता है जो भी कोई मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, यहाँ पर क्या है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपका ट्रांजैक्शन सब कुछ जो है सस्पिशियस अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो हमारा जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है वो आपका दे कैन स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग दैट, ठीक है।
डेजिग्नेटेड अथॉरिटी एंड एपिलेट ट्राइब्यूनल, यहाँ पर क्या है कि अलग से एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है वो बनाया जाएगा, एक एपिलेट ट्राइब्यूनल जो है वो बनाया जाएगा ताकि आपका जो केस है वो फटाफट मूव हो सके, ठीक है। तो इसमें हो सकता है एक स्पेशल कोर्ट जो है वो बनाया जाएगा ताकि ये जो केस है ये फटाफट, बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री, राइट। तो इसीलिए आपको पीएमएलए के अंतर्गत जो है अगर बुक कर रहे हैं दैट मीन्स स्विफ्ट एक्शन होना होगा, तो इसीलिए इसमें जो है काफ़ी तेज़ी से काम किया जाता है एंड बहुत ज़्यादा पावर्स है टू ईडी, टू फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, टू योर आईबी, बहुत ज़्यादा ये पावरफुल पावर जो है इसमें दिया गया है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एक्ट, बिकॉज हमने बहुत लोगों को अंडर दिस एक्ट हमने बहुत लोगों को बुक किया है एंड बिकॉज इट affects the sovereignty and territorial integrity of the country, this act is very very important. क्लियर, होपफुली आपको ये टॉपिक जो है ये क्लियर हो गया होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू बांधवगढ़। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जो है एलिफेंट्स के किलिंग के बारे में न्यूज़ जो है वो आई है, ठीक है। तो एलिफेंट्स जो है वहाँ पर गए हैं, उनकी जो है डेथ हुई है एंड जो फॉरेस्ट एक्टिविस्ट है वो चाहते हैं कि सीबीआई जो है इसमें प्रोब करे, बिकॉज यहाँ पर जो है बहुत सारे जो है 10 एलिफेंट्स जो है वो मर गए हैं और बहुत सारे एनिमल्स जो है ना यहाँ पर पोस्टमार्टम करके दे आर वेटिंग कि किस तरीके से जो है इनको मौत हुआ है, क्या ये कोई फाउल प्ले है या फिर कुछ अलग सा भी हो सकता है ना, बिकॉज 10 एलिफेंट जो है साथ में मरना इज़ नॉट अ जोक, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है इनका पोस्टमार्टम भी किया जा रहा है देखने के लिए कि क्या है इसका ये कॉज क्या है, ठीक है, बिकॉज दिस वेर वेरी अननेचुरल डेथ ऑल्सो, ठीक है। बांधवगढ़ के बारे में जानते हैं। बांधवगढ़ जो है ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है, ठीक है। तो ये कहाँ है, विंध्या और सतपुरा, दैट मीन्स ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। विंध्या और सतपुरा के बीच में है, ये आपके मध्य प्रदेश में है। 1968 में इसको डिक्लेयर किया गया था इस नेशनल पार्क और ये टाइगर रिजर्व कब बना था, 1993 में इसको टाइगर रिजर्व भी बनाया गया था। यहाँ पर क्योंकि सतपुरा और विंध्या के बीच में तो वैलीज है, हिल्स है, प्लेन्स है और बहुत मतलब ट्रैकिंग वगैरह के लिए जो है, हाइकिंग वगैरह के लिए दिस इज़ वेरी 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 डिज़ायर्ड प्लेस टू गो, ठीक है। पेनिनसुलर प्लेटू में है ये हमारा। और बांधवगढ़ जो है यहाँ पर क्या है, नाम कैसे, फोर्ट का नाम कैसे पड़ा, बिकॉज हमारे जो श्री राम थे और मतलब जो उनके भाई जो थे लक्ष्मण जी ने जो श्री राम ने जो है यहाँ पर ये फोर्ट, ऐसे स्टोरी है कि भाई ये जो फोर्ट है उनसे बनवाया गया था और उन्होंने कहा था कि यहाँ से आप लंका की ओर देखिए और देखिए कि क्या मैया सीता वहाँ पे ठीक से, मतलब आपको लंका कितने दूर दिखाई दे रहा है, मतलब इसीलिए वो इसी के लिए इसका नाम क्या है, बांधवगढ़ को मतलब क्या है, ब्रदर्स फोर्ट, ठीक है। वहाँ से मतलब श्री राम ने लक्ष्मण जी को ये आदेश दिया था कि आप लंका की ओर देखिए, ठीक है, लंका यहाँ से कितना दूर है। तो वहाँ पे वो पहाड़ में खड़े होकर ही लुक्ड एट लंका कि लंका यहाँ से कितना दूर है, इसीलिए नाम इसका बांधवगढ़ पड़ा था। ये मतलब एक माइथोलॉजिकल स्टोरी जो है इसके नाम पे पड़ा गया, ठीक है। वेजिटेशन यहाँ पे ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट, साल का पेड़ है, मिक्स ट्रीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ग्रासलैंड भी देखने को मिलेगा, बैम्बूज भी यहाँ पे थोड़ा बहुत हमें देखने को मिलेगा। फ्लोरल स्पीशीज में जैसे साज, धावरा, तेंदू, आंवला, पलाश, ठीक है, यहाँ पे बहुत टाइप के फ्लोरस जो है वो देखने को मिलेगा, प्लांट्स बहुत टाइप के देखने को मिलेंगे। फौना में रॉयल बंगाल टाइगर्स देखने को मिलेगा और यहाँ पर the density of tiger population at बांधवगढ़ is the highest known in India as well as of the world। यहाँ पे बहुत सारे टाइगर्स आपको देखने को मिलेंगे और बहुत सारे स्पीशीज जैसे लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, वुल्फ, जैकल, चित्तल, सांबार, बार्किंग डेयर, नीलगाय, चिंकारा, वाइल्ड पिग, चौसिंघा, बारहसिंघा, ये सब भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इन दिस नेशनल पार्क। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन याद रखिएगा, विंध्या सतपुरा के बीच में है, मध्य प्रदेश में, 1968 में नेशनल पार्क, 1993 में टाइगर रिजर्व बनाया गया था। होपफुली आपको ये टॉपिक जो है ये समझ में आ गया होगा। With this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.